नमस्कार दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। आशा करते हैं कि आप लोग ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी, इसलिए आप लोग प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना न भूलें। और नीचे आप लोग को सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, प्लीज़ उसे दबाएं और नोटिफिकेशन पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आप लोग को हर वीडियो की नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना लेट किए मैं वीडियो की तरफ ले चल रहा हूँ और आप लोग के स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, तो फिर नए क्वेश्चन के साथ हम आ गए हैं और स्क्रीन पे आप लोग का सबसे पहला क्वेश्चन देश और राजधानी से संबंधित दिख रही होगी, जिसमें पहला क्वेश्चन है आप लोग का रूस की राजधानी कहाँ है। रूस की राजधानी देखिए मॉस्को है ना। और यहाँ मुद्रा क्या चलाई जाती है, तो रूबल चलाई जाती है। वही दूसरा क्वेश्चन में हम लोग प्रवेश करते हैं। तो पुर्तगाल देश की जो राजधानी है लिस्बन दास है। यहाँ पे केवल लिस्बन लिखे हैं, आप लोग कहीं कहीं पे देखिएगा दास भी देता है ना, नो प्रॉब्लम। आप लोग लिस्बन दास कह सकते हैं और ना केवल लिस्बन कह सकते हैं। यहाँ मुद्रा क्या चलाई जाती है, एस्कूडो, ठीक है ना। वही तीसरा नंबर क्वेश्चन में भी सेम ऐसे आप लोग क्वेश्चन बना सकते हो। स्पेन की राजधानी मैड्रिड और यहाँ पे मुद्रा क्या चलाई जाती है दोस्तों, पेसेटा। इसके अलावा भी मैंने दो और क्वेश्चन रखा हुआ है नीचे, चलिए उस पर ध्यान देते हैं। तो स्क्रीन पे आ गया वो क्वेश्चन, पोलैंड की राजधानी कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग देख सकते हैं। तो आंसर रखना याद, राजधानी वारसा है और मुद्रा यहाँ पे जलोती चलाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर अफ्रीका से है, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ है। तो आप लोग आंसर याद रखना है, प्रिटोरिया। यहाँ मुद्रा के रूप में चलाई जाती है रैंड, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नदियों द्वारा बहा कर लाई गई पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है। आंसर याद रखना है, बांगर। लेकिन हर साल नदी जो है नई मिट्टी भी लाती है, तब बात आ गई नई मिट्टी को क्या कहते हैं। तो नई मिट्टी को याद रखना है, खादर कहा जाता है। और जो पुरानी मिट्टी होती है उसे हम क्या कहते हैं, बांगर। तो एक क्वेश्चन के साथ हम प्रयास किए हैं दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 3 4 जितने भी क्वेश्चन हो उसके बारे में मैं अच्छी तरह से आप लोग को बताते जाऊँ, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो आशा करते हैं कि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए यार, लाइक करने में क्या जाता है, कोई पैसा तो जाता नहीं है। और सब्सक्राइब भी कीजिए, बटन भी दबाइए, ताकि हर नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। चलिए बिना लेट के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है। आप लोग का आंसर याद क्या रखना है, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग का उदाहरण है। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे है, आप लोग बारीकी से देखिएगा। एक और क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे ध्वनि हटा दीजिए, हटाने के बाद यहाँ पे प्रकाश जोड़ दीजिए। अब क्वेश्चन क्या बन गया भाई, कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है। तो इसका आंसर याद रखना है आप लोग को, अनुप्रस्थ। प्रकाश किस प्रकार का तरंग है भाई, तो अनुप्रस्थ तरंग। और ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग। तो आशा करते हैं समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। केवल गैस का प्रयोग करके किस किरण को पैदा किया जा सकता है। आप लोग आंसर याद रखिएगा, कैथोड किरण को। केवल कैथोड किरण को पैदा किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं को किन नामों से जाना जाता है। तो आंसर याद रखना है, समोच्च रेखा। थोड़ा सा समझेंगे, जैसे कि ये ऊंचाई हो गया, ये अलग ऊंचाई हो गया, ये अलग ऊंचाई हो गया, ये अलग, यानी कि अलग अलग ऊंचाई जो हो गया ना। अभी इन सभी ऊंचाई को जब आपस में मिला दिया जाता है, सभी ऊंचाई को आपस में, ठीक है ना, तो इन्हीं ऊंचाई को जो मिलाई गई है इसे हम लोग क्या कहते हैं, समोच्च रेखा, ठीक है ना। आशा करते हैं समझ आ गया होगा आप लोगों को समोच्च रेखा के बारे में। आगे बढ़ते हैं। झुकी हुई मीनार किस देश में स्थित है। आंसर याद रखिएगा, इटली। हम देश पूछे तो देश में इटली रहेगा, लेकिन कह दिया झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है। आप लोग का आंसर याद रखना है, पीसा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उर्वशी एवं कुरुक्षेत्र नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। तो इसकी रचना देखिए किसने किया, रामधारी सिंह दिनकर दोस्तों, है ना। इनका योगदान हिंदी साहित्य के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्पष्ट दर्शन की या दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो 25 cm, ठीक है ना। यहाँ पे स्पष्ट दर्शन कहें तो
यानी कि जो हम वास्तविक रूप से कोई वस्तु को कम से कम दूरी पर जो देख लेते हैं उसकी जो है दूरी होती है मात्र 25 cm। आप लोग क्या करते हो, एग्ज़ाम में जाते हो 25 मीटर पहला ऑप्शन है, आँख मूंद करके मार देते हो, इसलिए कहते हो कि सही मारे है, लेकिन गलती है। आप यूनिट तो देखिए क्या है, मीटर है, लेकिन हमको मारना क्या है, cm में, ठीक है ना। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एग्ज़ाम में जाइए तो बारीकी से देख करके ही आंसर को आप लोग मार्किंग कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दास कैपिटल की रचना किसने किया था? तो आंसर याद रखना आप लोग को, कार्ल मार्क्स ने। हो सकता है पूछ दे कब किया गया था, तो कब के लिए भी आंसर याद रखना है आप लोग को, 1867 ईस्वी। चलिए तो एक के साथ डबल क्वेश्चन पूरा हुआ है ना। आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रेस मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर याद रखना, चार्ल्स मेडकॉफ को। अब क्यों जाना जाता है थोड़ा सा जानिएगा आप लोग। उस समय सभी भारतीय समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अंग्रेजी सरकार पर उस अंग्रेजी सरकार उस पर अपना अंकुश लगाए हुए थी। अतः इन्होंने आ करके ये सारा का सारा सिस्टम हटा दिया, सारा पाबंदी ख़त्म कर दी और फ्री कर दिया प्रेस को। अब कोई भी व्यक्ति आराम से अपना समाचार पत्र को संपादित कर सकता था, ठीक है ना। इसीलिए इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, ठीक है ना। आशा करते हैं समझ आएगा होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे आ गया है। भारत में नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर ने लगाया था? तो पहले हमारे यहाँ इंसानों की भी बलि दी जाती थी ना। ज़्यादातर एसटी समुदाय के जो परंपरावादी इंसान थे वही लोग इसका जो पालन कर रहे थे। तो इस पर रोक सबसे पहले लगाया था किसने जी? लॉर्ड डलहौजी। यहाँ पे गलती से वायर्ड लिखा गया कीबोर्ड की वजह से, है ना, थोड़ा माफ़ कीजिएगा। यहाँ पे आप लोग लॉर्ड लिख लीजिएगा, लॉर्ड डलहौजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे आ गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब और किसने पारित किया था? आंसर याद रखना है, 1878 में। इसमें 3 क्वेश्चन बन रहा है, ध्यान से देखिएगा। कब? 1878। किसने पारित किया? लॉर्ड लिटन ने। अब एक और चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है, देखिए यहाँ मार्किंग की है लंबी लाइन में। भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर कौन था? तो भी याद रखना है, लॉर्ड लिटन, ठीक है ना। आशा करते हैं समझ गए। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार, ये अधिनियम 1773 में बनाया गया था, ठीक है ना। लेकिन कलकत्ता में जब ये सुप्रीम कोर्ट बनाई गई थी 1774 में। एक और चीज़ यहाँ पे देखेंगे कि दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय, तो कलकत्ता में कैसे हो गई जी? तो हाँ, पहले 1911 तक वहाँ थी, लेकिन 1912 से जो हमारी सुप्रीम कोर्ट कहाँ आ गई? सीधे दिल्ली में, ठीक है ना। और दिल्ली भारत की राजधानी भी बनाई गई। उस समय कलकत्ता राजधानी हुआ करती थी हमारे देश की, इसलिए जहाँ राजधानी होगा वहाँ तो सुप्रीम कोर्ट होगा। तो 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय बना दी गई थी, लेकिन 12 से दिल्ली में बनाई गई थी, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को छोड़कर। आगे अगला क्वेश्चन पे, सरल आवर्त गति का वेग क्या होता है? तो आंसर याद रखना है, नहीं प्लस नहीं माइनस कुछ नहीं, केवल 0 और 0 यानी 0 इसका मान होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। दीर्घ रेडियो तरंगे की खोज किसने किया था? तो आंसर क्या याद रखना है, मार्कोनी। मार्कोनी ऐसे भी लिखता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, मार्कोनी। अब यहाँ पे इसका यूज़ क्या है थोड़ा आप लोगों को ज़्यादा समझ आया ना, इसलिए हमने ऑप्शन में यानी कि क्वेश्चन में डाल दिया ताकि आप लोगों को जल्दी समझ आ जाए। इसका उपयोग हम लोग करते हैं रेडियो में और टेलीविज़न में, कह सकते हैं दूर संचार के जितने भी साधन हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, या दूर संचार पर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चल्लैया समिति कर का संबंध किस क्षेत्र से? आंसर याद रखना है आप लोग को, बंटवारे क्षेत्र से। दोस्तों यहाँ पे आप लोग बुरा न मानिएगा यार, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, आप लोग के लिए तो समझा रहे हैं, अपने लिए ही नहीं, है ना। इसलिए आप लोग थोड़ा सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? आंसर याद रखना है डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म आप लोग सुन लीजिएगा, वॉइस से है ना, लिख नहीं रहे यहाँ पे। डीएनए का फुल फॉर्म लंबा होगा, वीडियो भी लंबा होगा, इसलिए सुन लीजिए। डी से डीऑक्सीराइबो, एन से न्यूक्लिक और एस एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आनुवंशिकी प्रयोग के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? आंसर क्या याद रखना है? मटर के पौधे का। चन्ना का भी ले सकता था, लेकिन यहाँ पे इस्तेमाल किया तो किया केवल मटर के पौधे का। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ पे और याद रखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन पूछ सकता है आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो भी यहाँ पे आंसर याद किसको रखेंगे? ग्रेगर जॉन मेंडल को, है ना। आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को, ठीक है ना। डबल क्वेश्चन यहाँ पे हो गया, आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 18 में, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस स्थिति में सर्वाधिक होती है? तो यहाँ पे हमने ऑप्शन में क्या रखा हुआ है? लाल रंग की उपस्थिति में सबसे अधिक होती है। किस रंग की उपस्थिति में? तो आंसर याद रखना है लाल रंग की उपस्थिति में। अब एक और क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे कम किस स्थिति में होती है? तो आंसर याद रखना है बैगनी रंग की उपस्थिति के कारण सबसे कम होती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे आ गया। क्लोरोफिल प्रकाश की उपस्थिति में किन किन रंगों को अवशोषित करता है? आंसर क्या याद रखना है? 3 रंगों को ज़्यादा अवशोषित करता है ना। पहले का है लाल, दूसरा का है बैगनी, तीसरा का है नीला। इन 3 को ज़्यादा ग्रहण करता है। आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम विद्युत परमाणु संयंत्र कौन है? आंसर क्या याद रखना है आप लोग को? तारापुर विद्युत परमाणु संयंत्र, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन था? आप लोग को आंसर याद रखना है एप्पल। अब आप लोग कहोगे आर्यभट्ट, तो आर्यभट्ट बिल्कुल गलत होगा। यहाँ पे आप लोग देखिए क्वेश्चन में क्या किया गया है, कहा गया है ना, भारत का पहला संचार उपग्रह के बारे में बात हो रही है, इसलिए संचार उपग्रह का पहला श्रेय किसे जाता है भारत के लिए? तो एप्पल को, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? तो आंसर याद रखिएगा, पर्वतों की रानी मंसूरी को कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के साथ ही साथ। और क्वेश्चन आ गया, चौथ एवं सर देशमुख नामक कर किस शासकों ने जारी किया था? ठीक है ना, 23 नंबर में। यहाँ पे सर देशमुख है, सर देशमुखी भी कहता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आंसर याद रखना है मराठों ने जारी किया था। 2 प्रकार के कर, एक चौथ और दूसरा का सर देशमुखी कर, है ना। मराठों से याद आया, मराठा बहुत ही शक्तिशाली थे जी, है ना। और शिवाजी का संबंध भी इसी से था। शिवाजी भी क्या थे? मराठा ही थे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, किस शासक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी बनाई थी? तो आंसर याद रखना है मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ और दिए हैं, क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है। उस समय यहाँ पे जो देवगिरी नाम बदल करके दौलताबाद रखा गया था, है ना। क्वेश्चन ऐसे भी देता है कि किस शासक ने दिल्ली से अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? देवगिरी। उस समय दौलताबाद उसको नहीं कहा जा रहा था, देवगिरी ही कहा जा रहा था, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन इस पे आया मोहम्मद बिन तुगलक पे, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग को याद रखना है। इसे पागल शासक भी कहा जाता है। कौन शासक? पागल। क्योंकि इसके मन में जो भी विचार आता वो प्रजा के सामने बक देता, है ना। जो मन में आए वही डिसीजन ले लेता था, इसलिए इसे पागल भी कहा जाता है। अब एक और कारण है पागल कहे जाने का, ये हो गया दिल्ली, ये हो गया दौलताबाद, ठीक है ना। अब एक बार कहता था दिल्ली से चलो दौलताबाद, फिर यहाँ से है तो फिर कहा कि चलो अब दिल्ली, फिर चलो दौलताबाद, ठीक है ना। ऐसा करना में इसका लगा रहता था। बहुत ही कहा जाए तो इसके रीजन में जनता परेशान भी थी,
है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग टारगेट करते हैं। नटराज की कांस्य प्रतिमा किस काल की निर्मित प्रतिमाओं में सर्वाधिक लोकप्रिय कांस्य प्रतिमा है? हाँ जी, नटराज की जो मूर्ति आप लोग देखते हो है ना जी, वो कांस्य की बनी है, तांबे की। और यह जो चोल काल में बनाई गई थी, चोल राजाओं द्वारा। उस समय की देखिए ऑप्शन में दिए हैं क्या पोस्ट में कि चोल काल की सांस्कृतिक सार कहा जाता है। सार का मतलब उसका मुख्य केंद्र भी कहा जा सकता है या उसका निचोड़ कहा जा सकता है ना जी। तो इस तरह से हमने आप लोग को 25 क्वेश्चन उपलब्ध कराया। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी और ऐसे ही आप लोग का सहयोग मिलता रहा तो मैं आप लोग के लिए एक से बढ़ के एक अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है ना। और आप लोग को हर एग्ज़ाम में इसका कहीं ना कहीं उपयोग ज़रूर मिलेगा क्वेश्चन का, है ना। तो आप लोग प्लीज़ यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो बटन को और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। और फिर से मैं अगले वीडियो के लिए आप लोग को नई शुभकामनाओं के साथ भेंट करूंगा, है ना जी। तब तक के लिए मैं आप लोग इससे इजाज़त आज चाहता हूं और आप लोग प्लीज़ थोड़ा मोटिवेट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। और वीडियो कैसी है प्लीज़ यार कमेंट कीजिए, आप लोग के कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।